बादशाह अकबर के दरबार में दूर दराज से लोग अपनी उलझनों का हल ढूंढने आते थे। एक दिन दो पड़ोसी किसान गोकुल और देवीलाल दरबार में हाजिर हुए। गोकुल ने शिकायत की, जहां पनाह, मैंने अपनी मुर्गी देवीलाल को बेची थी, पर इसने अजीब सा समझौता कर लिया है। कहता है कि मुर्गी का पिछला आधा हिस्सा मेरा, देवीलाल का होगा, जिसमें अंडे पाए जाते हैं, और मुर्गी का अगला आधा हिस्सा गोकुल का रहेगा, जो दाना पानी खिलाएगा। इस तरह सारा अंडा देवीलाल ले जाता है और मुझे बस मुर्गी को खिलाने पिलाने की मेहनत करनी पड़ती है। यह कहाँ का न्याय है? देवीलाल तपाक से बोला, मैंने तो लिखित रूप में कहा है कि मैं आधी मुर्गी खरीद रहा हूँ। मुर्गी की पूंछ से लेकर पिछले हिस्से पर मेरा हक है और सिरधड़ वाला आगे का हिस्सा गोकुल के पास रहेगा। चूंकि अंडे मुर्गी के पिछले हिस्से से निकलते हैं, इसलिए वह मेरा हुआ। गोकुल को इससे क्या तकलीफ? उसे थोड़ी सी दाने पानी की लागत ही तो लग रही है। दरबार में सबको देवीलाल की बात सुनकर हैरानी भी हुई और हंसी भी, लेकिन वह लिखित समझौता दिखाकर अपनी बात सही साबित करने पर तुला था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस झगड़े का कोई न्याय संगत हल ढूंढो। ऐसा न हो कि कानूनी लूपहोल, कागज पर लिखे नियम का गलत इस्तेमाल हो। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और कहा, ठीक है, देवीलाल ने आधी मुर्गी खरीदी है, उसका पिछला हिस्सा उसका है और अंडों पर भी उसका अधिकार है। यह तो लिखित रूप में तय है। पर अगर आगे का हिस्सा गोकुल का है, तो मुर्गी जब भी खाएगी पिएगी, वह उसके मालिक के हिस्से से ही करेगी, यानी गोकुल के हिस्से से। लेकिन मुर्गी का सिरसारा आगे का हिस्सा तो गोकुल के पास है, इसलिए जब भी मुर्गी प्यास या भूख महसूस करे, देवीलाल को उसे अपने हिस्से से पानी दाना नहीं लेने देना चाहिए, क्योंकि वह आधा गोकुल का है। देवीलाल इस तर्क से परेशान हो गया। मुर्गी अंडे तभी देगी जब वह ठीक से खाएगी पिएगी। अगर मुर्गी के मुंह को, आगे के हिस्से को गोकुल बंद कर देगा, तो मुर्गी बीमार पड़ जाएगी या अंडे देना बंद कर देगी। बीरबल ने आगे कहा, और हाँ, अगर मुर्गी अपने पिछले हिस्से से बीमार हो जाती है, तो गोकुल को उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह हिस्सा देवीलाल का है। उसे अपने हिस्से का इलाज भी खुद कराना होगा। यह सुनकर देवीलाल घबरा गया और बोला, यह कैसे संभव है? मुर्गी का शरीर तो एक ही है, हम उसे आधा कैसे बांटेंगे? बीरबल ने कहा, जब तुमने समझौते में मुर्गी को 2 हिस्सों में बांटने की बात लिखी है, तो अमल भी करो, वरना स्वीकार कर लो कि पूरी मुर्गी तुम्हारी है या पूरी मुर्गी गोकुल की, और अंडे व देखभाल का जिम्मा एक ही आदमी के पास रहे। आधा आधा बांटने से मुर्गी का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा और तुम दोनों को ही नुकसान होगा। देवीलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। लालच में उसने मुर्गी के अंडों पर अकेले अधिकार जमाने की कोशिश की थी, पर हकीकत यह थी कि मुर्गी की देखभाल भी जरूरी थी। अंत में उसने माफी मांगी और गोकुल को पूरी कीमत देकर मुर्गी का एकमात्र मालिक बन गया। गोकुल भी यह समझ गया कि आधे अधूरे समझौते से दोनों को ही कुछ हासिल नहीं होता। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमेशा की तरह बेहद अनोखे तरीके से सच्चाई सबके सामने रख दी। कभी कभी कानूनी दस्तावेज में कुछ लिखा होना काफी नहीं, असली न्याय तो तब होता है जब हम व्यावहारिक बुद्धि से तय करें कि सही क्या है। दरबारियों ने भी बीरबल की सराहना की और दोनों किसानों को ईमानदारी से सौदा करने की सलाह दी। कहानी से सीख, केवल कागजी शर्तों पर अनुबंध करने से जीवन की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं होती। बादशाह अकबर के दरबार में न केवल न्याय के मामले आते थे, बल्कि कभी कभी अजीबोगरीब घटनाएं भी चर्चा का विषय बन जाती थीं। एक रोज दरबार में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि रानी साहिबा का एक कीमती हीरा गायब हो गया था। यह हीरा उन्हें परदेश से आए एक राजदूत ने भेंट किया था, जो बेहद दुर्लभ था।
रानी साहिबा का दुख देखकर अकबर भी चिंतित हो गए। उन्होंने पूरे महल में खोजबीन करवाई पर हीरा नहीं मिला। अगले दिन एक महराबन नाम का दरबारी रोता गिड़गिड़ाता हुआ अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि हीरा मैंने चुराया है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महराबन महल के बागीचे का रखवाला था, जिसे नए नए फूल पौधे लगाने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। अफवाह फैल गई थी कि महराबन को कुछ रोज पहले ही अपने घर की मरम्मत के लिए बड़ी रकम चाहिए थी, बस उसने बहुमूल्य हीरा चुराकर बेच दिया होगा। अकबर ने कहा, तुम ऐसा कह रहे हो, पर हमें कैसे यकीन हो कि तुम निर्दोष हो? महराबन ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं सीधा सादा किसान हूँ। फूल पौधे उगाने में दिन रात लगा रहता हूँ। मुझे हीरों का कोई शौक नहीं, पर लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। आप ही मेरा न्याय कीजिए। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई सही उपाय न सूझा। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, देखो तो यह सब क्या मामला है। रानी का हीरा कहा गया और महराबन पर ये आरोप सही हैं या गलत? मुझे किसी भी तरह सच का पता लगना चाहिए। बीरबल पहले महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां से रानी साहिबा का हीरा गायब हुआ था। उन्होंने सेविकाओं से, पहरेदारों से और आसपास मौजूद सभी लोगों से बारी बारी पूछताछ की। किसी ने कहा कि दोपहर में रानी ने हीरा उतारा था, तब वह एक मेज पर रखा रहा। कुछ देर बाद देखा तो गायब था। किसी ने कहा कि महराबन को उधर भटकते हुए देखा गया, पर यह पक्की जानकारी नहीं थी, केवल अफवाह थी। बीरबल को महल के पिछवाड़े की तरफ एक छोटी झाड़ी के पास कुछ चमकदार कांच के टुकड़े मिले, जैसे किसी बोतल या जेवर के कांच हों, लेकिन हीरे जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने वह सब सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। बाद में बीरबल महराबन के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घर वाकई पुराना है, कुछ हिस्सों की मरम्मत चल रही थी। महराबन ने कहा, हुजूर, मैं रोज सुबह महल के बागीचे में जाता हूँ, दिन भर पौधे लगाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। चोरों चक्कों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरी तो यह भी समझ नहीं आती कि हीरा दिखता कैसा है। बीरबल ने घर का मुआयना किया। उन्हें कोई संदिग्ध निशान या चोरी का सामान नहीं दिखा। तभी उन्हें घर के आंगन में एक बूढ़ी माँ दिखी, जो लकड़ी के पटरे पर बैठी सब्जियां काट रही थीं। बीरबल ने हल्की फुल्की बातचीत की तो पता चला कि महराबन दिल का बड़ा साफ है, महीनों से रुपए जुटा रहा था ताकि घर की मरम्मत हो सके। बीरबल को समझ में आया कि महराबन शायद निर्दोष है, लेकिन हीरा आखिर गया कहाँ? एक शाम बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने पता लगा लिया है कि हीरा इंसान ने नहीं, चिड़िया ने चुराया है। यह सुनकर सब दंग रह गए। अकबर ने पूछा, यह कैसी अनोखी बात कर रहे हो बीरबल? हीरा तो एक बड़ा कीमती रत्न है, चिड़िया क्यों ले जाएगी? बीरबल ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि महल के पिछवाड़े में कुछ चिड़ियों का घोंसला है जो चमकती चीजों को उठा ले जाती हैं। मैंने झाड़ी के पास कांच के टुकड़े पाए हैं, हो सकता है कि चिड़िया किसी पुरानी कांच की बोतल के टुकड़े लेकर घोंसला सजा रही हो और साथ में हीरा भी उठा ले गई हो। कुछ दरबारियों ने यह बात गलत ठहराई, पर अकबर ने आदेश दिया कि महल की छतों और पिछवाड़े की सभी जगहों की अच्छी तरह तलाशी ली जाए, चाहे चिड़ियों के घोंसले ही क्यों न हो। अगर हीरा वहीं हुआ तो हमें मिल जाएगा, वरना महराबन पर शक यूं ही बना रहेगा, अकबर ने कहा। अगले दिन सिपाहियों ने महल की छत पर और पेड़ों पर हर घोंसला खंगाल डाला, पर हीरा मिला नहीं। महल में एक बड़ा गुस्सा फैल गया। लोग कहने लगे कि बीरबल ने भी गलतफहमी में चिड़ियों पर इल्जाम लगा दिया। तभी बीरबल ने घोषणा की, मैंने चिड़ियों पर केवल संदेह जताया था, अभी जांच पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने महराबन से कहा, तुम घबराओ मत, अगर तुम निर्दोष हो तो सच सामने आकर रहेगा। अब अचानक एक दरबारी गोकुल ने बहुत दिलचस्पी लेते हुए पूछना शुरू किया,
हुजूर, चिड़ियों का घोंसला ढूंढने का आइडिया आपको कैसे आया? क्या आपको पक्का यकीन है कि हीरा चिड़िया ने लिया है? बीरबल ने गोकुल पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि गोकुल भी रानी साहिबा के काफी करीब रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली चोर वही हो और चिड़ियों की कहानी सुनकर वह डर गया हो। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, गोकुल, मुझे पूरा यकीन है। दरअसल मैंने पता लगाया है कि जिस समय हीरा गायब हुआ उस वक्त एक बड़ी सी कौआनुमा काली चिड़िया महल के पीछे मंडरा रही थी। वह चमकती चीजें उठाने में माहिर है। इतना सुनते ही गोकुल के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। वह बार बार बीरबल से पूछने लगा, पर अगर चिड़िया ने हीरा कहीं छिपा दिया हो तो उसे कैसे ढूंढेंगे? क्या कोई इनाम देने की योजना है? बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि जहांपनाह 3 दिन के भीतर हम हीरे को खोज निकालेंगे। तब तक हर कोई शांत रहे और जो भी हीरे की पक्की खबर देगा उसे इनाम मिलेगा। 3 दिन बीतने से पहले ही एक सुबह अचानक महल के पहरेदारों ने देखा कि गोकुल महल के पिछवाड़े में किसी झाड़ी में कुछ टटोल रहा था। वह बड़ा परेशान दिख रहा था, मानो उसे वहां कुछ छिपाया हुआ हो जो ढूंढ नहीं पा रहा। पहरेदारों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बीरबल के सामने पेश किया। बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा, कहो गोकुल, इस जगह क्या करने आए थे? गोकुल पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन अंत में टूट गया और कबूल किया कि हीरा मैंने ही चुराया था। मैं उसे महल के पिछवाड़े की झाड़ी में एक पत्थर के नीचे छिपा आया था। सोचा था कुछ दिनों बाद चुपके से ले जाकर बेच दूंगा, पर मैं डर गया कि कहीं बीरबल की चिड़ियों वाली बात सच न हो जाए और कोई चिड़िया मेरे छिपाए हीरे को उठा न ले। इस तरह सारा भेद खुल गया। रानी साहिबा का हीरा वापस मिल गया। अकबर ने गोकुल को कड़ी सजा सुनाई और मेहराबन पर से बेवजह का इल्जाम हट गया। मेहराबन ने बीरबल को दंडवत प्रणाम करके कहा, आपने मुझे बेगुनाह साबित करके मेरा जीवन बचाया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, तुमने चिड़ियों की एक झूठी कहानी बनाकर असली चोर को फंसा लिया। मुझे समझ नहीं आया तुम इतना यकीन से कैसे कह रहे थे? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, मुझे अंदेशा था कि जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाएगा वही असली चोर हो सकता है। मैंने बस एक अफवाह फैलाकर उस पर दबाव बनाया और उसकी बेचैनी ने उसे काबू में कर लिया। कहानी से सीख, अपराधी हमेशा डर में जीता है। थोड़ी सी चालाकी से वह खुद ही अपनी गलती उजागर कर देता है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना तरह तरह की परेशानियां और मुकदमे आते थे। एक दिन 2 किसान रामदीन और श्यामलाल जबरदस्त झगड़ा करते हुए दरबार में पहुंचे। उनके बीच का विवाद बड़ा ही अनोखा था। रामदीन का कहना था कि श्यामलाल ने उसके खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाया है, जबकि श्यामलाल इसे झूठ बता रहा था। रामदीन ने अकबर को प्रणाम करके अपनी शिकायत बताई। जहांपनाह, मैंने थोड़े दिन पहले ही सब्जियों की नई फसल लगाई थी। कल सुबह देखा तो करीब आधी फसल रौंदी हुई थी और वहां गधे के कदमों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि ये श्यामलाल का गधा था। वह मेरे खेत में घुसकर सारी सब्जियां चट कर गया। श्यामलाल ने तुरंत एतराज जताया, हुजूर, मेरा गधा रात में बंधा रहता है। अगर वाकई किसी गधे ने रामदीन के खेत में नुकसान किया है तो वो मेरा गधा नहीं हो सकता। मुझे इस पर झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बोला, हम ये जानना चाहेंगे कि असली दोषी कौन है। खेत को नुकसान हुआ है, इसका सबूत कदमों के निशान हैं, पर कैसे पता चले कि वो श्यामलाल के गधे के हैं या किसी और के? सारे दरबारी उलझन में थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा,
बीरबल, इस उलझे हुए मामले को तुम ही सुलझाओ। बीरबल सबसे पहले रामदीन के खेत पर गए और वहां गधे के कदमों के निशान ध्यान से देखे। निशान काफी गहरे थे, जिससे लगा कि गधा वाकई भारी भरकम होगा या कि वह देर तक वहीं टहलता रहा होगा। पास ही सब्जियों के पत्ते भी बिखरे हुए थे। फिर बीरबल ने श्यामलाल के घर का मुआयना किया। वहां उसे एक बड़ा और हट्टा कट्टा गधा बंधा मिला। बीरबल ने गधे के पैर के नाप का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने एक पतले कपड़े पर गधे के पिछले पैर का निशान ले लिया। श्यामलाल ने सफाई दी। हुजूर, मेरा गधा रात में इसी खूंटे से बंधा रहता है, मैंने खुद देखा था। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना काम करता रहा। फिर वह घर के आसपास भी घूमकर आया। बीरबल को श्यामलाल के घर के पिछवाड़े में एक टूटी हुई रस्सी मिली, जिसके सिरे पर गधे के गले में बांधने वाली ग्रंथि, गांठ जैसी पहचान थी। रस्सी कुछ जली हुई सी लग रही थी, मानो उसे जल्दी में आग से काट दिया गया हो। बीरबल समझ गया कि शायद श्यामलाल ने रात में गधे को खुला छोड़ दिया हो और सुबह पकड़े जाने के डर से रस्सी काटकर अलग फेंक दी हो, ताकि कोई देख न पाए कि गधा बंधा नहीं था। बीरबल ने उस रस्सी का टुकड़ा अपने पास रख लिया और दरबार लौट आया। वहां उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ प्रमाण इकट्ठे किए हैं। कल सुबह मैं दोनों किसानों के साथ फिर खेत का मुआयना करूंगा, तब सब साफ हो जाएगा। अगले दिन बीरबल अकबर की आज्ञा लेकर दोनों किसानों और कुछ दरबारियों को लेकर फिर रामदीन के खेत पहुंचा। खेत में पड़े गधे के निशान अब भी साफ दिख रहे थे। बीरबल ने अपने पास रखे कपड़े पर लिए गए गधे के पैर का निशान उन पैरों से मिलाया, वे बिल्कुल एक जैसे थे। यह देखकर दरबारियों में हलचल मच गई। श्यामलाल ने अंतिम कोशिश करते हुए कहा, पर इससे क्या साबित होता है? किसी और के गधे के पैर भी ऐसे ही हो सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दूसरा सबूत निकाला, वह टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा। उन्होंने कहा, श्यामलाल, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने अपनी पुरानी रस्सी क्यों जलाई या काटी? मैंने तुम्हारे घर के पिछवाड़े में यह टुकड़ा पाया है। इसी से तुम्हारे गधे को खूंटे से बांधा जाता है ना? श्यामलाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने घबराकर बहाने बनाए। वो तो पुरानी रस्सी थी, इसलिए जला दी। लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा गधे के गले में बांधे जाने वाली हिस्से से मेल खाता था। बीरबल ने साफ कह दिया, हमने गधे के पैरों के निशान का मिलान कर लिया है। यह सबूत बताता है कि श्यामलाल का गधा रात में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि खेत में भटकता रहा और वहीं फसल को नुकसान पहुंचाया। श्यामलाल की चोरी पकड़ी गई। वह झूठ बोलता रहा, पर आखिर सच छिप नहीं सका। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रामदीन के नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो गया। बादशाह अकबर ने कहा, अगर तुम शुरू में ही अपनी गलती मान लेते तो तुम्हारी इज्जत कम न होती। अब तुम पर जुर्माना भी लगेगा और तुम्हें रामदीन का नुकसान भी भरना होगा। श्यामलाल ने सिर झुकाकर सबके सामने अपनी भूल स्वीकार की। रामदीन को उसकी क्षतिपूर्ति मिल गई और सबने बीरबल की प्रशंसा की कि उन्होंने बिना शोर शराबे के सरल तथ्यों से झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे छिपाने के लिए झूठ बोलना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जैसा कि आपने कहा, अच्छा हो कि इंसान सच को स्वीकार कर ले, वरना सबूत उसके झूठ को एक न एक दिन बेनकाब कर ही देते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल को नई नई परीक्षाओं में डालते रहते थे, ताकि उसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी का पता चलता रहे। एक दिन दरबार में बातचीत के दौरान अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम सारे राज्य में घूमो और सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची बनाकर ले आओ। देखते हैं कि तुम्हारी समझ कितनी पैनी है। दरबारियों को यह सुनकर मजा भी आया और जिज्ञासा भी हुई कि आखिर बीरबल कैसे लोगों को मूर्ख ठहराएगा।
बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपनाह। अगले कुछ दिनों तक बीरबल राजधानी में अलग अलग जगहों पर जाता रहा, लोगों की हरकतें देखता रहा। वह बाजारों में, गलियों में, चौबारों में घूमकर सुनता कि कौन किस तरह बातें कर रहा है, कौन कौन उटपटांग काम कर रहा है। मगर कोई ऐसा ठोस उदाहरण उसे न मिला जिसे वह सबसे बड़ा मूर्ख कहकर सूची में डालता। फिर भी अकबर के आदेश को पूरा करने के लिए बीरबल अपनी तलाश जारी रखे हुए था। कई बार उसे हल्की फुल्की मूर्खताएं दिखती, पर सबसे बड़ा मूर्ख कहने लायक कुछ भी नजर नहीं आया। कई दिन बीत गए। अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, मूर्खों की सूची कहाँ है? इतने दिन हो गए, कुछ तो मिला होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं सबसे बड़ा मूर्ख ठहरा सकूं। लेकिन आप मुझे 1-2 दिन और की मोहलत दें, मैं एक आखिरी कोशिश और करना चाहता हूं। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। 2 दिन बाद बीरबल दरबार की ओर वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक अनोखा व्यक्ति मिला। वह एक घोड़े पर सवार था, लेकिन इतनी अजीब सी हालत में कि घोड़ा दरअसल पीछे की ओर चल रहा था और आदमी सामने की तरफ मुंह करके बैठा था। गोया वह आदमी अपनी आंखों से रास्ता नहीं देख रहा था, बल्कि उल्टा बैठकर बस घोड़े की दुम की ओर टकटकी लगाए हुए था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई साहब, आप घोड़े पर इस अजीब तरीके से क्यों बैठे हैं? उस व्यक्ति ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में कहीं एक व्यापारी है जो बिना कोई ठोस वजह के हजारों अशर्फिया बांट रहा है। मैं दौड़कर वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन अगर वह जगह उत्तर दिशा में हुई तो मुझे तुरंत घूमकर दूसरी ओर जाना होगा। इसीलिए मैं घोड़े पर इस तरह बैठा हूँ कि मुड़ना आसान रहे। यह सुनकर बीरबल को अजीब लगा। उसने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें मूर्ख बना रहा हो? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस जानकारी है? उस व्यक्ति ने कहा, कोई ठोस जानकारी नहीं, पर सुना है कि वह व्यापारी बड़े दानवीर हैं। हो सकता है मुझे भी खूब सारी दौलत दे दे। बीरबल मुस्कुरा गया। उसने उस व्यक्ति का नाम पूछा, उसे अपनी सूची में दर्ज किया और उसे धन्यवाद देकर दरबार पहुंच गया। दरबार में अकबर ने फिर पूछा, तो बीरबल, क्या तुम सचमुच मूर्खों की सूची बना पाए? बीरबल ने एक कागज निकाला और बोला, जी जहांपनाह, मैंने अभी तक केवल एक ही नाम लिखा है, यह रहा। अकबर ने हैरानी से पढ़ा, फला आदमी, जो घोड़े की पीठ पर उल्टा बैठकर किसी काल्पनिक दानवीर की तलाश में भागा जा रहा था। अकबर ने कहा, बस एक ही नाम? और किसी को नहीं पाया? बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, अब तक तो यही सबसे बड़ा मूर्ख दिखा। वह बिना किसी प्रमाण के, किसी अफवाह पर भरोसा करके न जाने कितनी दूर जाएगा, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा, शायद उसका सब कुछ खर्च हो जाए। यही मुझे सबसे बड़ी मूर्खता लगी। बात यहीं पर खत्म होती दिखी कि तभी बीरबल ने अकबर से वह कागज वापस मांगा और उसमें अकबर का नाम भी लिख दिया। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने क्रोध में कहा, बीरबल, ये क्या धृष्टता है? तुमने मेरा नाम मूर्खों की सूची में क्यों लिख दिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, पर आपके हाथों में इतनी सत्ता और शक्ति है, फिर भी आप इस व्यक्ति की अनर्गल बातों पर भरोसा करके मुझे इसे ढूंढने का हुक्म दे रहे थे। आप खुद इतना समय और संसाधन इस आज्ञा के लिए लगा रहे थे, जिसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं थी। जब तक कोई ठोस प्रमाण या वास्तविक आधार न हो, तब तक हम किसी अफवाह के पीछे क्यों भागे? अकबर समझ गए कि बीरबल ने बहुत होशियारी से उनकी कमी बताई है। वह कुछ पल चुप रहे, फिर हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हारी बात में दम है। हमें भी कोई झूठी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
अब मेरा नाम इस सूची से निकाल दो। बीरबल ने झट से कागज से अकबर का नाम काट दिया और बोला, जहांपनाह, आपने गलत बात मानकर भी उसे सुधार लिया, इसलिए आपकी महानता कम नहीं हुई। बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया था जिसका नाम रफीक खान था। वह जबरदस्त घमंडी था और अपना रुतबा बढ़ा चढ़ाकर बताने में उसे बड़ा मजा आता था। कुछ दिनों में ही उसने दरबार के बाकी लोगों से कहना शुरू कर दिया, मैं तलवारबाजी में भी पारंगत हूँ और घुड़सवारी में भी। मुझे अकबर बादशाह खुद बुलाकर लाए हैं क्योंकि मैं इस दरबार में सबसे सक्षम हूँ। दरबारी उसकी बातें सुनकर चुप रहते, लेकिन उन्हें रफीक खान का अहंकार अखरता था। एक दिन उसने बीरबल को भी ताने मारने की कोशिश की, सुना है तुम्हें बहुत चतुर समझा जाता है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकते हो। बीरबल ने उसकी ओर देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, अच्छा, तो आपको हमारी परीक्षा लेनी है। जरूर। अगले दिन दरबार में रफीक खान ने अकबर के सामने अपना खुद का प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए। मैं बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं इसे हरा दूं, तो आप मुझे दरबार का प्रधान सलाहकार बना दीजिए। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जहांपनाह। रफीक खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं कुछ पहेलियां और तर्कपूर्ण सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जवाब न दिया या गलत उत्तर दिया तो यह साफ हो जाएगा कि तुम उतने होशियार नहीं जितना तुम्हें समझा जाता है। रफीक खान ने सबसे पहले एक बड़ा ही उलझा हुआ सवाल पूछा, अगर कोई मनुष्य एक पल में ही पहाड़ पर चढ़ जाए तो वह कैसे? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, सपने में। सपने में आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, चाहे पल भर में पहाड़ हो या आसमान। रफीक खान चौंक गया, पर उसके पास दूसरा सवाल तैयार था, अच्छा, बताओ कि तुम्हारे घर की छत कितनी ऊंची है? अगर वह इतनी ऊंची हुई कि आसमान छू ले तो क्या होगा? बीरबल ने सरल सा उत्तर दिया, मेरे घर की छत आम मकानों जितनी ही ऊंची है, और अगर किसी दिन आसमान उतना नीचे आ जाए कि मेरी छत उसे छू ले तो संसार में बहुत से अनहोने बदलाव होंगे, लेकिन वह एक कोरी कल्पना है। रफीक खान थोड़ा तिलमिला गया। उसने तीसरा सवाल और भी घुमा फिरा कर पूछा, कोई चोर किसी घर से चोरी कर रहा हो और पुलिस उसे पकड़ने आए, लेकिन पुलिस खुद हथकड़ी पहने हो तो चोर को कौन पकड़ेगा? बीरबल मुस्कुराया, अगर पुलिस पहले से हथकड़ी पहने हो तो यह मानिए कि वह पुलिस नहीं बल्कि कोई धोखेबाज हो सकता है। असली पुलिस जब पहुंचेगी तभी चोर पकड़े जाएंगे। दरबारियों को ये सवाल थोड़े बचकाने लगे, मगर बीरबल के जवाबों पर सबने तालियां बजाईं। रफीक खान के चेहरे पर झेंप साफ दिख रही थी। अब बीरबल ने कहा, मियां रफीक खान, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया, पर आपने तो बड़ी शान से कहा था कि आप सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज और घुड़सवार हैं। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमारे राज्य के सबसे शक्तिशाली पहलवान को हरा सकते हैं? रफीक खान ने गुरूर में कहा, बिल्कुल, मुझे बस यह बताइए कि वह पहलवान है कौन? बीरबल ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में बाहर बुलाकर एक हट्टे-कट्टे पहलवान को दरबार में पेश किया, जिसके हाथ पैर मांसपेशियां देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। पहलवान ने अकबर को सलाम किया और बिना समय गवाए रफीक खान को ललकार दिया, आइए मैदान में उतरते हैं। रफीक खान के मुंह से बोल ही न निकल पाए। उसकी घिघी बंध गई। उसे समझ आ गया कि इस पहलवान से लड़ना इतना आसान नहीं। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। तभी बीरबल ने कहा, आपने कहा था कि आप सबसे बलवान हैं, तलवारबाज हैं, तो अपनी तलवार निकालिए और हमारे पहलवान के साथ कुश्ती कीजिए। रफीक खान ने बहाना बनाया, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, शायद मुझे बुखार है, मैं लड़ नहीं सकता।
बीरबल ने तंज कसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए, हम सब इंतजार करेंगे। रफीक खान को समझ में आ चुका था कि वह अपने बड़े बड़े दावे पूरी तरह निभा नहीं सकता। वह रातों रात शहर छोड़कर कहीं भाग गया। अगले दिन दरबार में सबको पता चला कि रफीक खान गायब है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह सब कैसे सोचा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब मैंने देखा कि रफीक खान अपने आप को सबसे बलवान और समझदार समझता है, तो मैंने सोचा कि उसे एक ऐसा सामना करवाया जाए जहां उसका झूठ आसानी से सामने आ जाए। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग अक्सर कठिन परीक्षा के वक्त भाग खड़े होते हैं। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी उग्र तर्क वितर्क के इस घमंडी दरबारी को उसकी औकात दिखा दी। इसी कारण मैं तुम्हें अपनी आंखें और दिमाग दोनों मानता हूँ। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की दाद दी।